ओके स्टूडेंट्स, सो हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस वो इस सेशन में सॉल्व करेंगे. ओके, तो अगर आपको पिछला वाला सेशन याद है तो हमने 25 क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी बातें डिस्कस की है. और बेसिक जो आपका नर्वस सिस्टम का, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, organs involved in it, parts of it, we have discussed this so far. Okay, so we'll discuss next questions. Okay, and directly ये वीडियो मत देखिए आप, पहले आप अपना वो जो पहला वाला वीडियो है पार्ट 1 का वो देखिए ताकि आपको ये समझ में आए. So we'll see the next question. Okay, which part of the brain is involved in loss of control when person drinks alcohol? This type of questions can be asked in your exam. Okay, means you are seeing the theoretical part of the all these systems, but you must know the practical implications of it. Okay, so this type of questions can be asked. Okay, so the options are thalamus, cerebrum, pons virile, and cerebellum. For solving this type of question, you must know each and every function of these parts. Okay, so आंसर देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इन पार्ट्स का फंक्शन देखेंगे. ओके, थैलामस का आपको अच्छी तरह से, मतलब सिर्फ थैलामस का नहीं, आपको ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन पता होना चाहिए. ओके, देखो हम थैलामस के बारे में बोलेंगे. अब ये जो थैलामस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं. ओके, एंड उनका काम क्या होता है कि सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स देते हैं वो. ओके, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस. these are the functions of thalamus. Okay, now we'll see the cerebrum. Okay, again मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बोला था कि आपको सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है. ओके, तो सेरेब्रम. अब देखो सेरेब्रम का फंक्शन क्या है. इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, टेम्परेचर, टच, विजन, हियरिंग, जजमेंट, रीजनिंग, problem solving, emotions, and learning. Okay, cerebrum is the center of all these things. Okay, now we'll see the cerebellum. Okay, cerebellum. Okay, cerebellum का function क्या है, देखो कि coordination of timing. Okay, force of these different muscles and production of fluid and body movements. Okay, this is the function of cerebellum. Then pons virile, we'll see, just a minute. Yes, pons virile. Okay, so pons virile is the center of memory. Okay, तो इन सारों में से what can be the answer? Cerebellum is the correct answer. Okay, which part of the brain is involved in the loss of control? जब कंट्रोल गायब हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, उसका पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है होता है वो होता है सेरेबेलम. अब cerebellum is the second largest region of the brain and well developed in man. Okay, in animals, depending upon their evolutionary position, this cerebellum is in the developing position. Okay, but in man it is well developed, or you can say completely developed. Okay, and where it is present, it is present between occipital region of cerebrum, and medulla oblongata. Okay, तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है ये. अब आप ये सर्च कीजिए कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है. आया समझ में? ओके, चलो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. During course of evolution, which part of the brain has shown maximum increase in size? Midbrain, forebrain, hindbrain, and all of this. So forebrain is the correct answer.
कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट डज इट मीन? कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये वर्ड यूज किया जाता है, मतलब आप देखेंगे कि सबसे प्राइमरी ऑर्गेनिज्म से सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म तक जब हम एक ट्रेट स्टडी करते हैं तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? कि कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो क्या ऑब्जर्व किया गया है कि कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है ऐसा दिख रहा है? कौन सा पार्ट है? तो उसका आंसर है फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो फोरब्रेन में जो आपका सेरेब्रम होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे लार्जेस्ट कौन है? सेरेब्रम सबसे लार्जेस्ट है एंड सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट रीजन ऑफ द ब्रेन। ओके, और ये जो सेरेब्रम होता है उसका परसेंटेज 80 to 85% ऑफ द टोटल ब्रेन होता है समझ में? तो इतना बड़ा ये पार्ट होता है, और इंटेलिजेंस होता है या बहुत सारे सेंसेस होते हैं, उनके सेंटर्स इस फोर ब्रेन में होते हैं। ओके, यस, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, pons, cerebellum and medulla together constitute. Okay, this is also a very important question because there are various sub regions in the brain and together they constitute which region? This type of questions also be asked. Okay, so options are hindbrain, midbrain, forebrain and telencephalon. So for solving this type of question, I will suggest you a trick. Okay, आप क्या कर सकते हैं? आप फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान में रखें। जैसे फोरब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम। ओके, देन मिड ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? एक एक कौन सा तो पार्ट आप ध्यान में रख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रूरा सेरेब्री, ओके, या कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम। ओके, दिस इज द important part of midbrain. Then which is the important part of hindbrain? cerebellum. Okay, तो यहाँ ही आंसर आता है। ठीक है, कि सेरेबेलम कौन से पार्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है? तो वो हिंड ब्रेन का है। तो आपको ये नहीं पता पॉन्स एंड मेडुला कौन से पार्ट है, पर आपको सेरेबेलम का पक्का पता है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हिंड ब्रेन। ओके, इतना ये सिंपल होता है। एक कौन सा तो पार्ट आप ध्यान में रखिए, ठीक है, कि फोरब्रेन का सेरेब्रम है, तो सेरेबेलम जो है वो हिंड ब्रेन का है, और मिड ब्रेन का कौन सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनम, क्रूरा सेरेब्री। ओके, सो एक ध्यान में रखेंगे तो भी आपको ये अच्छे से याद में रहेगा। ओके, और मेडुला ऑब्लांगेटा तो हिंड ब्रेन का ही होता है समझ में? लोब्स जो है, फ्रंटल लोब, पेरिएंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ये सारे फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। और मैंने आपको पिछले सेशन में भी बोला था कि आप फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन का कॉलम बना के, डिफरेंट कॉलम्स बना के, उनके जो पार्ट्स है ना वो लिस्ट बना के रखो उसकी। ओके, ताकि और आप उसके फंक्शंस में टेबुलर फॉर्म में लिख ले सकते हो और आपको वो याद आ जाएंगे। और नेम्स है ना, उनके नेम्स से ही उनके फंक्शंस समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो इजी पार्ट है। अगर आप पूरा बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन पसंद नहीं होता है, तो ये बहुत बहुत है ध्यान में रखने के लिए। पर अगर आप सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करोगे ना इन्फॉर्मेशन की, तो आपको ये लेसन बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये। ठीक है, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, human hindbrain comprises three parts, okay, one of which is spinal cord, cerebellum, hypothalamus and corpus callosum. Okay, so very simple question, we have discussed this just now. So क्या है आंसर? cerebellum, second largest part. ठीक है,
सो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने के जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने ये अभी अभी डिस्कस किया है कि सेरेबेलम ये हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ द विजुअल, tactile and auditory inputs occurs in the, okay, midbrain, limbic system, corpus callosum and medulla oblongata. Okay, अब ये भी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये भी आप क्या कर सकते हो, आपको ये समझ में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, ठीक है, tactile. What does that mean? Tactile means sense of touch. Okay, what does that mean? Sense of touch. Visual, you know, sense of vision. Tactile, sense of touch. And auditory, sense of hearing. Okay, so इनका इंटीग्रेशन कहाँ पे होता है? So what can be the answer? Answer is midbrain. Okay, answer is midbrain. क्योंकि देखो, आपके बुक में से एक सेंटेंस आपको पढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है। दिस मिड ब्रेन हैज इम्पोर्टेंट पार्ट नोन एज कॉलिक्यूलाई। ओके, कॉलिक्यूलाई। ओके, अब देखो वहां पे भी बहुत सारे पार्ट्स है, मतलब वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी, पर फिर भी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया जेमिना जो पार्ट है ना, क्वाड्री मीन्स क्या, 4। ओके, तो 4 टाइप के कॉलिक्यूला होते हैं, तो उनमें से जो अपर पेयर होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूला। ओके, सो व्हाट डज दैट दे डू, दे रिसीव impulses from optic nerves. Okay, these colliculi control and coordinate movement of head in response to visual stimulus. Okay, then inferior colliculi control and coordinate head movement in response to auditory stimulus. आया समझ में? तो इन सब का इंटीग्रेशन जो होता है, हाँ एक पार्ट है कि लोब्स जो होते हैं ना वो फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, पर उनका इंटीग्रेशन और उनका रिस्पॉन्स देने की जो काबिलियत होती है वो ब्रेन की इस मिड ब्रेन की वजह से होती है। और विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन इट? सो कॉलिक्यूलाई। And what are these colliculi? These are corpora quadrigemina parts. Okay, and corpora quadrigemina is formed by 2 pairs of lobes present in dorsal thick wall of midbrain. ठीक है, तो 2 पेयर्स होते हैं, 2 सुपीरियर होते हैं और 2 इंफीरियर होते हैं। ठीक है, सुपीरियर वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने अभी अभी बोला, सुपीरियर वाले जो होते हैं वो विजुअल स्टिमुलस का काम करते हैं, और इंफीरियर कॉलिक्यूला जो होते हैं वो ऑडिटरी स्टिमुलस का काम करते हैं। ठीक है, सो आंसर इज मिड ब्रेन। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर द सेंटर फॉर हंगर एंड थर्स्ट लोकेटेड इज, ओके, cerebrum, cerebellum, hypothalamus and medulla oblongata. Before we see the answer of this question, I would like to tell you something. These are the 4 options you should be more concerned about. Okay, क्योंकि क्या है कि सेरेबेलम हाइपोथैलेमस और मेडुला ओब्लंगेटा पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप ना क्या करो कि ये सेरेबेलम है, ये सिर्फ नेट पे डालो और उसके रिलेटेड जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है ना वो सब पढ़ लो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 पार्ट्स, इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, तो इस लेसन से मतलब, तो आप इन चारों के बारे में पूरा एक पेज या 2 पेज इंफॉर्मेशन आपके पास रखो ही स्पेशली। ठीक है, so answer is hypothalamus. Hypothalamus is involved in the center for hunger and thirst. Okay, so what is it, what is this hypothalamus? It is a floor of diencephalon. So diencephalon means which part? Diencephalon is the part of forebrain. ठीक है, तो ये क्या होता है, डायनसेफेलॉन का फ्लोर होता है।
ठीक है, एंड उसका अपीयरेंस बोला है विच गिव्स अ डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, अब वहां पे पूरा उसका एक स्ट्रक्चर भी बोला है। अब ये आ रहा है तो हमें काम काम करते हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। Hypothalamus is floor of diencephalon which gives a downward projection of pituitary gland. Downward projection of pituitary gland. The anterior aspect of hypothalamus shows crossing of two optic nerves known as optic chiasma. The hypothalamus has many masses of gray matter called as hypothalamic nuclei scattered in white matter. Okay, diencephalon is relay center for motor and sensory impulses between spinal cord, brainstem, and various areas of cerebral cortex. Okay, तो जो सिक्रीशंस होते हैं ना, कैसे ये थर्स्ट और हंगर की फीलिंग आती है, क्योंकि क्या होता है कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो होमोस्टैसिस मेंटेन करते हैं। ओके, एंड हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट इज द कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, और इसमें से एंडोक्राइन सिस्टम से जो कुछ भी सिक्रेशंस होते हैं और केमिकल मैसेंजर्स वो होते हैं, तो वो फीलिंग जनरेट करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो रिसीवर या कोऑर्डिनेटर वहां पे कौन बैठा हुआ होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो इसलिए वो हाइपोथैलेमस इज द सेंटर ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, comprehension of spoken and written words takes place in the region of association area, motor area, Meigs area, and Broca's area. Okay, so these are the specialized terms you should know. Okay, so we'll discuss each one of them. So you read the question again. Comprehension of spoken and written words takes place in the region of. So your first option is association area in the brain. More specifically, we'll see association area in cerebral cortex. Okay, because this association area is present in cerebral cortex. Okay, तो ये उसको आप एसोसिएशन कॉर्टेक्स भी कह सकते हो, एंड दिस इज द प्राइमरी एरिया ऑफ मोटर एंड सेंसरी रीजन, ठीक है। अब उसका एक्चुअली फंक्शन कैसा होता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, वो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है। तो ये प्राइमरी, वेरी प्राइमरी एरिया होता है। विल सी द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज मोटर एरिया। ओके, मोटर एरिया, सो ये भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स का एरिया होता है, और उसके फ्रंटल लोब, प्रीसेंट्रल गायरस, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऐसे रीजन होते हैं। और उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू जनरेट न्यूरल इम्पल्सेस दैट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट। ओके, मूवमेंट से रिलेटेड होता है ये। देन नेक्स्ट इज वर्निक्स एरिया। अभी साइंटिस्ट के नाम क्यों दिए हैं इसको, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने उसके ऊपर सबसे पहले काम किया होगा। सो व्हाट इज दिस वर्निक्स एरिया, इट इज द रीजन ऑफ द ब्रेन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। वर्निक्स एरिया, अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ठीक है, कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इट इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब ऑफ on the left side of the brain and is responsible for the comprehension of speech, while next Broca's area, while Broca's area is related to the production of speech. Okay, we'll read this part again. You store this part in your brain, ठीक है, कि it is located in the temporal lobe of the left side of the brain and is responsible for the comprehension of speech, while Broca's area is related to the production of speech. Okay, just a minute. Okay, we'll see the next question. All sensory pathways to the cerebral cortex synapse at the pons, thalamus, cerebellum,
या hypothalamus. You can see options are repeating, okay, because these are the important parts of brain. ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो ऑप्शन से ही होंगे. तो पॉन्स विरुली, पॉन्स जो होते हैं वहां पे सेंसरी पाथवेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं या सिनाप्स होते हैं. ठीक है, सो पॉन्स. ओके, हम एक काम करते हैं, पॉन्स विरुले के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. ठीक है, आपके बुक में से पढ़ रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. ठीक है, pons viruliae is present below cerebrum and in front of cerebellum above the medulla oblongata. Okay, then it contains mainly the nerve fibers which form bridges between cerebrum and medulla oblongata. It has outer white matter and inner gray matter. Pons coordinate activities of two cerebellar hemispheres. Okay, तो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है, एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन का, ये कौन करता है, पॉन्स विरिले करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पार्ट ऑफ ह्यूमन hindbrain that is responsible for hand eye coordination is thalamus, cerebellum, pons virular and medulla oblongata. Again same options, so cerebellum is the correct आंसर. क्योंकि सेरेबेलम क्यों बोला है यहाँ पे, क्योंकि पॉन्स विरुला जो होता है ना, देखो हैंड की एक्शन है तो मोटर एरिया चाहिए, आया समझ में, और आई का कोऑर्डिनेशन है तो क्या होना चाहिए, विजुअल इंपल्सेस होने चाहिए. तो विजुअल और मोटर दोनों का काम कौन करेगा, ये सेरेबेलम करेगा, आया समझ में. इसलिए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज सेरेबेलम. ओके, नेक्स्ट. The nerve centers which control the body temperature and the urge of eating are contained in pons, thalamus, cerebellum and hypothalamus. So option is hypothalamus. ठीक है, टेम्परेचर का भी सेंसिंग एंड ईटिंग का भी सेंसिंग. अब आप एक मीन्स आपको ये कैसे ध्यान में रखना है कि हाइपोथैलेमस आंसर कैसे है इसका, क्योंकि आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो कुछ भी रिसीवर्स है ना, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस से प्रेजेंट है. और जब कुछ भी फील होता है ना, कुछ फील मतलब ईटिंग का या हंगर का, हंगर और ईटिंग सेम ही है, पर थर्स्ट का. ठीक है, ये जो फीलिंग है ना हमें, ये काम कौन करता है, इनर फीलिंग्स जो होते हैं ना, वो काम कौन करता है, वो काम एंडोक्राइन सिस्टम करती है, केमिकल मैसेंजर्स करते हैं. और टेम्परेचर, प्रेशर या टच, ठीक है, या विजुअल सेंस, ये सेंसेस की बात है. ठीक है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लोब्स रिस्पॉन्सिबल है. तो इनका कोऑर्डिनेशन का काम हाइपोथैलेमस करता है, और जहां कहाँ एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है वहां पे हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है. ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए. नेक्स्ट इज which function will be lost due to damage of occipital lobe. Very simple question. Options are hearing, speech, vision and memory. Occipital नाम से ही समझता है कि it is related to vision, and if that lobe is damaged or impaired or mutated, function of vision can be lost or damaged. Okay, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम अपने आजू बाजू में कुछ लोग देखते हैं कि वो बोल नहीं पाते, या वो देख नहीं पाते, या वो सुन नहीं पाते. तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं. आप ब्लाइंडनेस का एक पेपर पढ़िए, कुछ भी रिसर्च पेपर्स में होता है ब्लाइंडनेस के बारे में बहुत सारा. most of the time you will see that human eye is at the very normal function. okay, सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, वर्किंग है. ठीक है, पर क्या होता है कि आपके पास एक वर्किंग मशीन है. ओके, आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्किंग कंप्यूटर है,
बहुत अच्छा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर है उसमें, ओके, और बहुत ही हाई क्वालिटी का कंप्यूटर है आपके पास, पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो क्या फायदा, वो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. In the same way, these lobes, these areas, these regions are the driving forces. They provide driving force. So अगर आई जो है, हमें क्या लगता है कि आई में प्रॉब्लम है, ह्यूमन आंखों में प्रॉब्लम है, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा नहीं होता. मतलब 60% केसेस में, हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के फंक्शंस, मतलब ये लोब्स वगैरह नॉर्मल है, पर आई में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा भी होता है. पर 60% केसेस में क्या केस होती है कि आई नॉर्मल होता है, सबके सब एरिया भी अच्छे होते हैं, पर ये जो लोब्स है ना, इनमें कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए क्या होता है कि वो देख नहीं पाते. आया समझ में. आई रिप्लेसमेंट करने की वजह से अगर ये बाकी का अच्छा है तो वो आदमी देख सकता है, पर अगर लोब्स में ही प्रॉब्लम है तो कुछ नहीं हो सकता. आया समझ में. सो दिस इज द एक्चुअल सिनेरियो, मींस इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा उसका बेस ढूंढना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है. आया समझ में. टेम्परेचर है, पर उसका रीजन क्या है, बहुत सारे रीजंस होते हैं टेम्परेचर होने के लिए, फीवर के, पर एग्जैक्टली इस आदमी को क्या हुआ है, ये आपको ढूंढ निकालना है. आपको सिम्टम्स ट्रीट नहीं करने, कॉज ट्रीट करना है. सो दोज हु वांट टू बिकम अ डॉक्टर, प्लीज कीप दिस इन माइंड. ठीक है, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, signal nerves are usually, what are the signal nerves? Mixed, sensory, afferent and efferent. Again, different terms are there. We'll see. These are mixed nerves, means these are the combinations of sensory, afferent and efferent nerves. So we'll see sensory nerves, you know, okay, but we'll see the meanings of afferent nerves or afferent neurons. Okay, so afferent neurons, yeah, afferent nerves, these are the pseudo unipolar neurons. Okay, and they have a single axon leaving the cell body, dividing into two branches. आया समझ में. एक ऐसा सिंगल होता है न्यूरॉन, और वो आगे जाके दो न्यूरॉन्स में डिवाइड होता है. इससे आप क्या कहेंगे, एफरॉन्स, एफरेंट न्यूरॉन्स. ओके, एंड क्या होता है, द लॉन्ग वन टुवर्ड्स द सेंसरी ऑर्गन एंड द शॉर्ट वन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड. आए समझ में. एंड these cells, मतलब these afferent neurons में क्या होता है, they do not have dendrites that are typically inherent in neurons. उनको dendrites नहीं होते हैं. ओके, दो, मतलब एक कॉमन, आप ये वाई शेप का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वैसा होता है कि, पर वो वाई शेप के दो ब्रांचेस आर्म्स है ना, वो इक्वल होते हैं, पर इसमें एक छोटा और एक बड़ा होता है. जो बड़ा वाला होता है वो कहाँ पे होता है, वो सेंसरी ऑर्गन के टूवर्ड्स होता है, और शॉर्ट वन कहाँ पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और होता है. है समझ में. नाउ विल सी एफरेंट न्यूरॉन्स. ओके, सो वी हैव सीन दैट कि ये टूवर्ड्स वाली बात की हमने. अब ये एफरेंट जो होता है ना, वो अवे वाला होता है. ठीक है, दे कंडक्ट or conducting outwards or away from something. Okay, they are away from the nervous system. आया समझ में. So this is the simple meaning of afferent and efferent. Okay, so efferent neurons carry impulses outwards to the effector organs, and afferent neurons conduct impulses to the central nervous system. Okay, to and away, this is the simple difference. Okay, which is the largest bone in the middle ear. So ear के बारे में बात हो रही है. Which is the largest bone in the middle ear? Ancus, malleus, stapes and cochleum. Okay, so answer is B,
Malleus is the largest bone in the middle ear. Okay. Okay, so this is the important part, that is which is related to the reflex action. Okay, so reflex action is controlled by, what are the options? Spinal cord, autonomic nervous system, peripheral nervous system, and sympathetic nervous system. Okay, so reflex action is controlled by spinal cord. अब आपके बुक में रिफ्लेक्स एक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो पार्ट आप फिर से निकाल के पढ़िए कि ये रिफ्लेक्स एक्शन एग्जैक्टली होती क्या है, कैसे होती है। और आपने वो बचपन में वो वर्ड सुना होगा, स्टिमुलाई, ठीक है, जब आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में कुछ तो जनरेट होता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन कि अगर आपने बहुत ही हॉट, अगर कोई मेटल है या आपका बर्तन है बहुत ही गर्म हो गया है, उसको अगर आप गलती से हाथ लगाते हो तो डायरेक्टली ऐसा पीछे आपका हाथ आ जाता है अपने आप, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है। ओके, विदाउट वेटिंग ऑफ अ सेकेंड वो होता है, आया समझ में? तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है। तो उसके पार्ट्स होते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स आर दी afferent neurons, ठीक है, एसोसिएशन और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इफेक्टर ऑर्गन। ओके, मैकेनिज्म भी दिया है यहाँ पे कि एग्जैक्टली कैसे वो मैकेनिज्म इसका होता है, पर इसका ऑप्शन क्या है, ये पूरा का पूरा जो एक्शन है वो कौन करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड करती है। ओके, आया समझ में?
ओके, नाउ जस्ट minute, एक मिनट. Okay, so we have seen the 39 question. Then question number 40. Which of the following is not involved in knee jerk reflex? Okay, knee jerk reflex. देखो अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है. ब्रेन, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, मसल स्पिंडल. अब सबसे पहले कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में कौन सी कंसेप्ट यूज की है वो पता होनी चाहिए. ओके, सो इट इज दिस नी जर्क रिफ्लेक्स. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पैटेलर रिफ्लेक्स. Patellar reflex. Okay, this is a deep tendon reflex seen as a sudden kicking movement of the lower leg in response to a sharp tap on the patellar tendon. आया समझ में? मतलब एक शार्प जर्क होता है. ठीक है. And tapping the patellar ligament stimulates the muscle spindles in the quadriceps, and impulses travel from the muscle spindles to the spinal cord. Okay, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा कि मसल स्पिंडल तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होता है ब्रेन. अब देखो कैसे बात है कि ब्रेन एक्चुअली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. जब ब्रेन अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के जो बाकी के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं ना, इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं. और रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली ना एक्चुअल ब्रेन का ना इन्वॉल्वमेंट कम होता है. आए समझ में? तो ये बाकी के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनकी सडन एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा ये लेक्चर शायद से जल्दी खत्म हो सकता है. Okay. Afferent nerve fibers conduct impulse from CNS to receptor, CNS to effector, receptor to CNS, and effector to receptor. So answer is receptor to CNS. Okay. Afferent neurons, these are also called as sensory neurons. They carry sensory nerve impulse from receptor organ to CNS, that is central nervous system. आया समझ में? तो ये हमेशा ध्यान में रखिए आप. और ये इफेक्टर कौन होते हैं? ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. इफेक्टर मतलब, ठीक है. तो ये क्या करते हैं कि उनका जो साइटोन होता है, सेल पार्ट जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर एंड एक्सॉन ट्रेवल्स टू वेंट्रल रूट. और वो क्या करते हैं? इट कंडक्ट्स मोटर इम्पल्स फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन. आया समझ में? और इफेक्टर ऑर्गन जो होता है वो स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल वो मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकती है. ओके, वो स्पेशलाइज्ड डिफरेंट पार्ट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS has control over reflex action, sense organ, internal organs या skeletal muscles. So इंटरनल ऑर्गन्स पे इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है. इनवॉलंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस system. Okay, always remember this part. Okay, the function of our visceral organs is controlled by viscera में जो organ present होते हैं वो sympathetic and parasympathetic neural system, sympathetic and somatic neural system, central and somatic nervous system, and none of the above. So sympathetic and parasympathetic neural system. So first of all you should know what is sympathetic या parasympathetic nervous system. ठीक है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बोलते हैं. इट डायरेक्ट्स द बॉडीज रैपिड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल situations. Okay, so flash flood of hormones boost the body alertness and heart rate, sending extra blood to the muscles. Okay, these are the functions of sympathetic system. मतलब रैपिड कुछ मतलब शॉक लगा बॉडी को हमारे, तो जो कुछ भी हमारी एक्शन होती है ना, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है वो
करती है उसका फंक्शन। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है? इट इज द वन ऑफ द 3 डिविजन्स ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड समटाइम्स कॉल्ड एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये विसरल ऑर्गन्स में आता कौन है? ये हमारा स्टमक, ग्लैंड्स, मिसरा में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो। तो वो क्या करती है? वो एनर्जी कंजर्व करती है एंड इट स्लोज द हार्ट रेट, इंक्रीजेस इंटेस्टिनल एंड ग्लैंड एक्टिविटी, रिलैक्सेस स्फिंक्टर मसल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इनका ये जो काम है ना रिलैक्सेशन का, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करते हैं। आया समझ में? अब फूड का इमीडिएट इनटेक, ओके, या एक्सीडेंटल इंटेक, ये भी एक शौक ही है ना बॉडी को। आया समझ में? तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगी, पर वो बैलेंस करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम आएगी। आया समझ में? तो बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसरी न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना ऑफ आई आर Panaginian and rufinous corpuscles, macula and cristae, rods and cones, and all of the above. So answer is C, rods and cones. ठीक है, अब ये आपको आईज के ह्यूमन आई के जो कुछ भी पार्ट्स है ना, वो जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन मतलब जब विजन का सेंस होता है तो ये काम कौन करता है? ये रॉड्स एंड कोन्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब रॉड्स एंड कोन्स एक एरिया में एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे? मीडियन पोस्टीरियर पोल पे। ठीक है, क्योंकि वहां पे इसका काम ही होता नहीं, एंड दस दैट स्पॉट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। दैट स्पॉट इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। ये भी क्वेश्चन कभी आ सकता है आपको। ओके, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, the cones are responsible for daylight vision and color vision while the rods function in dim light. Okay, and this vision is called as scotopic vision. Scotopic vision and daylight में जो कुछ भी हमारी विजन होती है उसे कहते हैं फोटोपिक विजन। ओके, ये टेक्निकल टर्म्स आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट, the innermost layer of the human eye is choroid, cornea, sclera या retina. Which is the innermost region of the human eye? It is retina. retina नहीं, retina. तो retina ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है एंड विजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इमेज जो फॉर्म होती है ना, वो कहाँ पे होती है? इस रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। और बहुत सारे ब्लाइंडनेस के केस में ये डैमेज रेटिना ये रीजन होता है, इसलिए रेटिना ट्रांसप्लांटेशन की भी एक सर्जरी होती है। और वो करने के बाद क्या पूरा आई फंक्शन होता है, पर ये रेटिना डैमेज होता है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम? एक सिंथेटिक रेटिना बना के वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वो आदमी उसको विजन आ जाती है, वो देख सकता है। ओके, नेक्स्ट, rods are sensitive to dim light, high intensity light, color perception and all of this. So dim light के लिए वो sensitive होता है और dim light में ही rods का function होता है, while cones का function daylight में होता है। ठीक है, अभी अभी हमने वो देखा है। Next, the purplish and red pigment rhodopsin contained in the rod type photoreceptor cells of the human eye is a derivative of, देखो कितना कितना डिटेल क्वेश्चन पूछा है। देखो, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी and vitamin D. So it is a derivative of vitamin E, and often it is said that if you want to pursue a clear vision or healthy eye, you should be sufficient in vitamin A. Means your food should be sufficient in vitamin A, otherwise you have to take supplements of vitamin A. इसलिए कहा जाता है ये कि वो रोडोप्सिन जो होता है और वो पिगमेंट होता है और वो फोटोरिसेप्टर सेल्स में होता है रॉड के, तो इसलिए विटामिन ए आई के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
और हमने वो पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि गोल्डन राइस जो होता है वो ब्लाइंडनेस के पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, क्योंकि उसमें विटामिन ए का अपना पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज cochlea, reticulus, sacculus या semi circular canal. So it is a cochlea. Okay, तो रिस्पॉन्सिबल ये होता है, कर्टन जैसा उसका अपीयरेंस होता है। Which part of the human ear plays no role in hearing as such but is otherwise very much required? Ear ossicles, organ of Corti, Eustachian tube, vestibular apparatus. So vestibular apparatus जो होता है वो important है, क्योंकि वो vestibular apparatus जो होता है ना एक्चुअली वो सपोर्ट करता है पूरे बाकी के सारे जो फंक्शंस होते हैं ना उसके लिए। उसका एक्चुअल पार्ट नहीं होता है हियरिंग के लिए, पर फिर भी वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। आया समझ में? तो इसलिए एक्चुअल हियरिंग में उसका पार्ट नहीं है, पर मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन, organ of Corti helps in maintaining equilibrium, formation of wax, hearing and all of this. So hearing, actual hearing के लिए important part कौन सा है? Organ of Corti, and it is the innermost part. Okay, organ of Corti. ठीक है? Yes, you can say it is the innermost part. आया समझ में? So यहाँ पे हमने हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो कवर किए, ठीक है। ये लेसन्स आप पढ़ते जाइए, क्योंकि जब ये लेसन्स आप बार बार पढ़ते हो तो उनमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो आपको समझ में आ जाएगी। ये दोनों वीडियोस आप पहले वो वाला वीडियो कल का और ये आज का, ये दोनों आप अच्छे से समझ लीजिए, ओके। और फिर उसके ऊपर सोचिए, थोड़ा सा डाउट्स निकालिए, और संडे के लेक्चर में जो हम 4 बजे लेते हैं उस पे प्रेजेंट रह के आप पूछ सकते हो कि आपको कुछ अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे रुकते हैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।